नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो कल आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके 3 और 5 मार्क्स वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों की आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पुनर्जागरण को आंग्ला भाषा में रिनेंसा कहा गया है। वस्तुतः यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अभिप्राय फिर से जगना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आंग्ला भाषा का मतलब हो गया अंग्रेजी भाषा। पुनर्जागरण को अंग्रेजी भाषा में रिनेंसा कहा गया है जो खुद एक फ्रेंच शब्द से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, फिर से जगना होता है। सीमित अर्थ में रिनेंसा शब्द का प्रयोग यूनान और रोम के प्राचीन सभ्यता के ज्ञान विज्ञान के प्रति फिर से यानी कि पुनः पैदा हुई रुचि के लिए होता है। प्राचीन काल में यूनानी और रोम की लैटिन सभ्यता भी काफी उन्नत समझी जाती थी, मगर मध्यकाल के यूरोपीय जनता अंधविश्वासों के फेरे में पड़कर निराशा एवं उत्साहहीन हो गई थी। देखिए बच्चों, प्राचीन काल में जो यूनानी और रोम की लैटिन सभ्यता थी उसे काफी उन्नत समझा जाता था, मगर मध्यकाल आते आते यूरोप की जो जनता थी उसे लगा कि ये अंधविश्वास है और इसमें पढ़ करके वो क्या हो गए, निराश हो गए और उत्साहहीन हो गए थे। प्राचीन युग की उन्नत यूनानी एवं रोम सभ्यता जो मध्य काल में लुप्तप्राय हो चुकी थी, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुनः उन्नतशील हो उठी। यूरोप के इतिहास में यही घटना को क्या कहा जाता है, यही घटना को पुनर्जागरण कहा जाता है बच्चों। तो क्लियर है, जो पहले जो आपका प्राचीन सभ्यता था बच्चों, मध्यकाल आते थे क्या हो गया, ये विलुप्त होने के कगार पर हो गया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि उत्तरार्ध में क्या हुआ, उन्नतशील हो उठी। इसी को क्या कहते हैं यूरोप में, इसी घटना को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहा जाता है। तो क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। देखिए, कोपरनिकस क्रांति क्या थी। तो देखिए बच्चों, पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है एवं सूर्य की परिक्रमा करती है। अतः उसने दूसरी शताब्दी के मिस्र के खगोल शास्त्री टोलमी के विचारधारा को गलत प्रमाणित कर दिया था। टोलमी का मानना था कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं। कोपरनिकस ने प्रमाणित किया कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी है, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। चर्च के पदाधिकारियों ने उसके इस विचार को धर्म विरोधी करार दिया। देखिए, जो चर्च के पदाधिकारी होते थे, पोप होते थे बच्चों, उसका भी मानना क्या था कि जो पृथ्वी है यह दुनिया के केंद्र पर है और जितने भी ग्रह तारे हैं सारा इसी का परिक्रमा करता है। लेकिन जो कोपरनिकस था वो तनी हल्का आधुनिक टाइप का था, उन्होंने खोज कर लिया था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र पर नहीं है, ये स्वयं पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा लगाता है। लेकिन यह बात वो लेकिन खुल करके बोल नहीं पाता था। जो आपका चर्च के पदाधिकारी होते थे बच्चों, जो पोप होते थे, वो इस बात को नहीं मानते थे और वो कहते थे कि कोपरनिकस क्या है, धर्म विरोधी है बच्चों। देखिए, चर्च के पदाधिकारियों ने उसके इस विचार को धर्म विरोधी करा दिया। उसके एक समर्थक वैज्ञानिक पाराडीन ब्रूनो ने 1548 से 1600 ईस्वी को जिंदा जला दिया गया। मतलब जो उसके समर्थन किया था वैज्ञानिक ने, उसको क्या किया गया, जिंदा जला दिया गया कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम ये धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। ठीक है, देखिए कोपरनिकस का ग्रंथ खगोल पिंडों के परिभ्रमण का विचार 1543 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उसी साल उसकी मृत्यु भी हो गई थी बच्चों। तो इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है, कोपरनिकस की क्रांति कहा जाता है कि इन्होंने सच्चाई सबके सामने उजागर किया कि पृथ्वी की परिक्रमा कोई नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी क्या करता है बच्चों, सूर्य की परिक्रमा लगाता है। क्लियर है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, कोपरनिकस क्रांति कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटेन 1793 से लेकर के आपका 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा। इसका ब्रिटेन के युद्धों पर क्या प्रभाव पड़ा।
देखिए बच्चों, ब्रिटेन के युद्धों में लिप्त रहने से के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला क्या प्रभाव था बच्चों? अन्य देशों से चलने वाला इंग्लैंड का व्यापार भिन्न भिन्न हो गया, मतलब छीन हो गया या रुक, एक तरह से रुक गया। ठीक है, मतलब पूरे देश से जो आपका देखिए जो यूरोप वासी थे बच्चों, वो वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? ये भी क्या आया था? व्यापार करने के लिए आया था। अंग्रेज भी पहले क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जो हमारी मानसिकता को देखकर उनको लगा कि हम इसे गुलाम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जो व्यापार करने के लिए आए थे ये युद्ध में लिप्त होने लगा, तो क्या हुआ, इसके जो व्यापार है वो भिन्न हो गया, भिन्न छीन हो गया। ठीक है, दूसरा जो देखिए बच्चों यहाँ पे है कि विभिन्न काल कारखाने बंद हो गए। तीसरा जो कारण है बच्चों कि लाखों श्रमिक रोजगार से वंचित हो गए। जब कल कारखाने बंद हो जाएंगे तो श्रमिक का क्या काम, वे भी बेरोजगार हो गए। चौथा जो पॉइंट है, रोटी मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ गए। बेरोजगारी होगा तो क्या होगी, जो आपके दाम है बच्चों सारा चीज का बढ़ने लगे। जैसे कि अभी भारत में बेरोजगारी अब क्या क्या है, चरम पर है, और सारी चीजों की दाम क्या हो रही, बढ़ रही है। तो ये युद्ध में लिप्त होने के यही प्रभाव पड़ा था बच्चों ब्रिटेन पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से नंबर गड़बड़ हो गया, नंबर 4 होगा। ठीक है, देखिए विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलनात्मक विवेचना करिए। तुलनात्मक का मतलब पहले क्या जीवन व्यवस्था थी रेलवे के आने के पहले, और अभी क्या उससे प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में आपको बताना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, विश्व के विभिन्न देशों के जनजीवन पर रेलवे का प्रभाव निम्नलिखित है। पहला क्या प्रभाव है, देखिए विश्व के सभी देशों में रेलगाड़ियों परिवहन की महत्वपूर्ण साधन बन गई। ये पूरे साल भर उपलब्ध रहती थी, सस्ता एवं तेज भी थी। मतलब ये पूरे साल भर उपलब्ध रहती थी और एक महत्वपूर्ण साधन बन गया बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते, और ये सस्ता भी था और बहुत ही तेज चलता था। मतलब यानी कि तुलना में बुलेट ट्रेन की तुलना नहीं करना, बुलेट ट्रेन तो अब आए ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो औद्योगिक क्रांति कब हुआ था, आपका जो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था 1737 में बच्चों। ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन उस समय नहीं आया, तो उससे तुलना नहीं करना है, एरोप्लेन से तुलना नहीं करना है। ठीक है, तो उस समय जो ये भी साधन था उसके तुलना में यह क्या था, तेज था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि रेलवे माल तथा यात्री दोनों ढोती थी, इस प्रकार माल तथा यात्री दोनों के लिए सरल हो गया। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों कि विभिन्न देशों में रेल मार्ग लंबी दूरी तय करता था। 1850 तक आते आते इंग्लैंड के सभी नगर एक दूसरे के रेल मार्ग से जुड़ गए थे। और भारत में रेलवे का प्रचलन कब हुआ था, पहली बार कब गया था, 1853 में। कहा, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। क्लियर है? 1853 लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए चौथा जो पॉइंट है कि कोयले तथा लोहे जैसी भारी वस्तुओं को रेल से ही ढोया जा सकता था, इसलिए विभिन्न देशों में रेल अनिवार्य हो गया। क्लियर है? बहुत ही आसानी से ढोया जा सकता था भारी भरकम चीजों को भी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण अमेरिका की खोज में यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया। कैसे? देखिए बच्चों, जब दक्षिण अमेरिका की खोज हुई उसके बाद ही यूरोपीय उपनिवेशवाद, मतलब जो गुलाम बना लिया। ठीक है, अपना निवेश करता था, उपनिवेशवाद उसी को कहा जाता है, मतलब सीधा सीधा समझ लिया कि गुलाम बना लिया था। ठीक है, तो ये वहां से किस प्रकार से इसका विकास हुआ, विकास से जन्म हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित अनेक देशों, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, इन देशों ने इन खोजों का लाभ उठाया और उनके उपनिवेश स्थापित किए। इन देशों ने व्यापारियों के द्वारा संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को औद्योगिकीकरण का यूरोप में अमेरिका से आई चांदी सोने का भरपूर विस्तार हुआ। नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई वस्तुओं जैसे तंबाकू, आलू, गन्ने से बनी चीनी, रबड़ आदि का यूरोपवासियों का ज्ञान हुआ, जिसे वे उपनिवेश से प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। क्लियर है बच्चों? मतलब वहां पे अपनी कंपनियां स्थापित करने लगे, धीरे धीरे गुलाम बना लगे। देखिए आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो अमेरिका है बच्चों, वो भी ब्रिटेन का 300 सालों तक गुलाम रहा था। सोचिए, भारत तो आपका रहा ही था, लेकिन अमेरिका भी आपका 300 सालों तक गुलाम रहा था। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण अफ्रीका की खोज से यूरोपीय उपनिवेशवाद का विकास का जन्म हुआ था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की खोज किसने और कैसे किया। भारत की खोज तो 1498 में वास्को डी गामा ने किया था बच्चों, लेकिन भारत का खोज किस प्रकार से हुआ उसके बारे में यहां पे आपको लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों। देखिए बच्चों, जिस भारत की खोज के प्रयास में अमेरिका की खोज हो गई। देखिए अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 में किया था। ठीक है, तो जिस भारत की खोज करने के लिए कोलंबस पहले भारत ही खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वह क्या हुआ? अमेरिका की
खोज कर लिया था बच्चों। देखिए, समुद्री मार्ग की खोज के बारे में पाठकों को जानकारी देना यह अति आवश्यक है कि वस्तुतः पुर्तगाली शासक जॉन द्वितीय एक दशक से भारत की खोज हेतु अफ्रीका की दक्षिणी सीमा का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। अंततः 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्बो दियाज अफ्रीका की दक्षिणी छोर तक पहुंचा। चूंकि यहां तक पहुंचकर भारत की खोज की आशा जग गई, अतः अफ्रीका की इस दक्षिणी तट को आशाओं को अंतर यानी कैप ऑफ गुड होप, मतलब कैप ऑफ अंतरतापी मतलब अंदर से एक अलग ही आशा जग उठी कि हम भारत को खोज सकते हैं। ठीक है, इसी को मतलब कैप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। लगभग 10 वर्षों के पश्चात अंततः उत्तम आशा मतलब अच्छी आशा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर कालीकट तक पहुंचा। पुर्तगाली सम्राट ने इसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने वास्को डी गामा को भारत का विजय खोज एवं व्यापार का स्वामी की उपाधि प्रदान की। वास्को डी गामा भारत को अपने साथ ही काली मिर्च, दालचीनी आदि के मसाले लाया। उसे अपने यात्रा के खर्चे से 60 गुना ज्यादा लाभ हुआ। इस प्रकार यूरोप के द्वारा समुद्री मार्ग से भारत की खोज एक महायज्ञ अंततः संपन्न हो गया। अमेरिका को सदैव ही भारत की शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि भारत की खोज के प्रयास में धोखे से अमेरिका की खोज हो गया बच्चों। ठीक, अमेरिका को खोज हुआ, उसके बाद ही भारत का खोज हुआ। तो किस प्रकार से आप लोगों ने देखा बच्चों कि जो पहले क्या हुआ, भारत की खोज में निकला, 10 साल लगा भारत की खोज करने में। पहले अफ्रीका का खोज हो गया, फिर उसके बाद भारत की खोज करते करते अमेरिका का खोज हो गया। बाद में क्या हुआ, वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा और यहाँ से काली मिर्च लेकर के अन्य प्रकार के मसाले लेकर के कहाँ गए, यूरोप गए बच्चों। और वहां उसे क्या हुआ, अपने जो खर्च लगा था आने में उससे 60 गुना ज्यादा लाभ हुआ। तो इस प्रकार से लिखिएगा बच्चों, आपको 5 में से 5 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए बच्चों, धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव, धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोगों की राष्ट्रीयता का भावना जागृत हुआ। पहला क्या प्रभाव पड़ा बच्चों कि धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गया। दूसरा जो प्रभाव है बच्चों कि कुछ विद्वानों के अनुसार धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप आधुनिक लोकतंत्र का क्या हुआ, विकास हुआ। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों का, तीसरा जो पॉइंट है बच्चों मतलब प्रभाव है कि धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप क्या हो गया भाई, चलिए ठीक हो गया। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तरी यूरोप प्रोटेस्टेंट हो गया, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप पूर्वतः कैथोलिक बन गया। उसके बाद देखिए कैथोलिक देशों में कला का विकास हुआ, परंतु प्रोटेस्टेंट देशों में कला का अनवांछित होने लगा, मतलब वहां पे जो भी कला था और वह भी क्या हुआ, विलुप्त होने लगा बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है कि कैथोलिक देशों में चुड़ैल विद्या यानी कि विच क्राफ्ट, विच मतलब तक चुड़ैल, ठीक है, का परित्याग किया। वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्य से प्रोटेस्टेंट देशों में चुड़ैल विद्या का प्रति आस्था बढ़ने लगी। इस अंधविश्वास में भयंकर दुष्परिणाम हुआ बच्चों। मतलब ये प्रभाव दिखाने के लिए धर्म सुधार आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा बच्चों। देखिए जो अगला प्रभाव है कि धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के मध्य युग में आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाया गया। तो ये पॉइंट आप लोग लिखिएगा बच्चों, 5 आपको फुल में से फुल मिल जाएगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएंगे। ठीक है, देखिए अगला जो पॉइंट है बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसे आप लोग लिख सकते हैं कि देखिए कि कैथोलिक धर्म में सुधार हुआ इसे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ इसे, इंग्लैंड का विकास हुआ। मतलब इसका प्रभाव यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से 3 नंबर का आएगा ना तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर का आएगा तो पहले जो मैंने लॉन्ग बताया उसको लिखिएगा और 3 नंबर का आएगा तो इसको इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि कैथोलिक धर्म में सुधार हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म में का उदय हुआ, इंग्लैंड का विकास हुआ, ठीक है, शासक वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई, पोप की शक्ति का पतन हो गया। मतलब जो जिस प्रकार से जो पोप मतलब हो गया गुरु, इस पर पुजारी ब्राह्मण होते हैं हम लोगों का ना, ठीक उसी प्रकार से वहां पर क्या था, पोप था। ठीक है, तो पोप का शक्ति का जो हुआ पतन हो गया, मतलब समाप्त हो गया। राजकीय संपत्ति का एवं शक्ति का वृद्धि हुआ, गिरजाघरों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस की अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका थी। तो अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने क्या किया था, कब किया था, 1492 ईस्वी में किया था। तो इसकी क्या भूमिका थी बच्चों, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, किस प्रकार की अमेरिका की खोज हुई। तो देखिए बच्चों, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में
क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वह एक क्या था, इटली का एक नाविक था बच्चों, नाव चलाने वाला, ठीक है, मतलब यात्रा करने वाला था। कोलंबस के पास 3 जहाज था, नीना, प्रिंटा और सेंटा, ठीक, सेंटा मारियाना, ठीक है। तो ये 3 जहाजों के नाम आप लोग याद रखिएगा। कोलंबस 3 जहाज एवं 87 व्यक्तियों के साथ भारत की खोज हेतु के अभियान में ये अभियान आरंभ किया था। मतलब ये भारत की खोज में निकला था 87 व्यक्तियों के साथ, ठीक है, और 3 जहाजों और 87 व्यक्तियों के साथ। 10 सप्ताह की यात्रा के पश्चात कोलंबस 11 अक्टूबर 1492 में कुछ द्वीपों पर पहुंचा। उसे लगा कि भारत पहुंच गया है, अंततः उसे उन द्वीपों का नाम इंडिज रख दिया। मतलब वो कुछ द्वीपों में पहुंचे बच्चों, उसको लगा कि हम भारत पहुंच गए, तो इंडिया के बदले उन्होंने क्या रखा, इंडिज नाम रख दिया। लेकिन बाद में क्या चला, वो क्या था, वेस्ट इंडीज था, भारत नहीं था बच्चों, ठीक है। देखिए, और वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया, मगर भारत ना होकर के अमेरिका के तट पर पहुंचा था। देखिए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज आपका एक ही है, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज क्या है आपका एक ही है। वहीं के जो आसपास के द्वीप है उसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है, बड़ा द्वीप है उसे क्या कहा जाता है, अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। देखिए, उसने आगामी विश्व में एक महानतम राष्ट्र की खोज की कर ली थी। अंततः कोलंबस इस खोज की को उस समय को कोई महत्व नहीं दिया गया, परंतु बाद में कोलंबस के इस अभियान को विश्व के इतिहास में एक महानतम घटना माना गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, नंबर पूरा गड़बड़ा गया, ठीक है। देखिए, पश्चिमी शक्तियों के द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग वंश के राजा ने किस प्रकार किया था। देखिए बच्चों, चीन के छिंग वंश के शासकों को पश्चिमी ताकतों के द्वारा पेश की गई अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनका सामना करने के लिए क्वीन शासकों ने को अनेक प्रयत्न करने पड़े। तो ये छिंग राजवंश कहाँ का था, ये था आपका चीन का, ठीक है। तो इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़े। वो पहला देखिए क्या प्रयत्न था, देखिए उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए ताकि वह आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के मापदंडों को ठीक कर सके, ठीक है। दूसरा देखिए, छिंग शासकों ने सेना में भी अनेक सुधार किए, उसे नए हथियारों से लैस किया ताकि पश्चिमी शक्तियों का मुकाबला कर सके बच्चों। इस प्रकार से सामना किया। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों कि शिक्षा को सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया, लोगों को नए विषयों की जानकारी हो सके, इसलिए विद्यार्थियों को जापान, इंग्लैंड, फ्रांस आदि भेजा गया ताकि वे नए विचार सीख करके वापस आए और पुरानी चीनी प्रतीक्षा प्रणाली को समाप्त कर सके बच्चों। चौथा जो पॉइंट है कि संवैधानिक सरकार की स्थापना की गई, स्थानीय विधायिकाओं का गठन किया गया और उन्हें साम्राज्यवाद के नकारात्मक पहलुओं से भी अवगत कराया गया ताकि वे देश के विदेशी दबाव व प्रभाव से बच सके। तो इस प्रकार से जो चीन के छिंग वंश थे बच्चों, उन्होंने पश्चिमी शक्तियों का सामना किया था बच्चों। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग टॉप 15 प्रश्नों को करवाया बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर भी आपको एक बार वीडियो और देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं हुआ है, रटने का प्रयास नहीं, आप लोग याद करने का प्रयास मत कीजिए, मतलब सिर्फ ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। रटना याद करना अलग होता है, ठीक है। तो अपना याद करने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है बच्चों। तो और भी कुछ वीडियो के साथ मिलते हैं आपका भी कुछ देर के बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।